आई एम एन एक्सीडेंटल इंजीनियर। नहीं, हंसने की बात नहीं, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी एक्सीडेंटल हो जाते थे। दरअसल क्या है ना, जैसा इन्होंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारा बड़ा अद्भुत प्रदेश है, और खास करके मैं गांव से आया हूं, तो हमारे यहाँ पढ़ाई और लुगाई हम नहीं चुनते, पड़ोसी और रिश्तेदार चुनते हैं। देखिए, आप बड़े शहर के लोग हैं, महानगरों के लोग हैं, शादी ब्याह की एक प्रक्रिया होती है साहब। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों को लगता है कि एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो अपने घर पे बात करते हैं, फिर एक दूसरे के घर वाले एक दूसरे के घर वालों से मिलते हैं, फिर रिश्तेदार आपस में मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ लड़की का मामा और लड़के का फूफा किसी तीसरे की शादी में मिल जाते हैं और वो लोग तय कर देते हैं, मेरा भांजा तेरी भतीजी एक दूसरे के लिए फिट रहेंगे। तो अपना भी ऐसे हो गया। और हमारे यहाँ तो माँ बाप जो होते हैं वो भी बड़े अद्भुत होते हैं। अभी तो हमारे रहते ट्रेन में देखा, एक छोटा बच्चा किसी बात पर उसकी माँ ने उसे डांटा, तो फिर वो बच्चा रोने लगा, फिर उसको चुप कराने के लिए सॉरी भी बोला। और हमारे यहाँ पहले बिना मतलब के कूटते थे हमको, और फिर चुप कराने के लिए डबल पीटते थे। आप भी ताली वाली बजा दीजिए, अच्छा लगे। बाकी घर पे तो लौट के जाना ही है फिर। तो अद्भुत मामला था हमारे यहाँ जो पापा होते हैं ना, वो ऐसे आजकल के जैसे नहीं होते, माय फादर इज माय गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पापा का मतलब होता है पापों की सजा देने वाला। कहना चाहता हूं कि हम जो भी हैं माँ बाप की वजह से हैं, इसलिए मैं 4 पंक्तियां मैं पिता के समर्पित करते हुए मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं कि माना ये कोई अवतार नहीं होता, माना ये कोई अवतार नहीं होता, पर ईश्वर से कम इनका आकार नहीं होता, और गढ़ देते हैं हमें अपने अनुशासन की छेनियों से, गढ़ देते हैं हमें अपने अनुशासन की छेनियों से, पिता से बड़ा कोई शिल्पकार नहीं होता। ये पिता की बदौलत हम लोग यहां पहुंचे। अच्छा, आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो बच्चे भी अद्भुत पैदा हो रहे हैं, बच्चे के सीधे बाप ही पैदा हो रहे हैं। उनसे कुछ पूछो भाई साहब, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। बच्चा था, मैंने उससे पूछा, मैं बहुत दिनों बाद में लौट के गांव गया, तो मैंने ऐसे बच्चे को पूछा, मैंने कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहने लगा अच्छा 5 में। मैंने कहा अच्छा बता, मैं अगर तुम्हारे पिताजी को 100 रुपए 10% ब्याज की दर पे दूं, तो 1 साल बाद वो मुझे कितना वापस करेंगे? तो बोला कुछ नहीं। तो मैंने कहा कक्षा 5 में पढ़ते हो, इतना गणित भी नहीं जानते? बोला चाचा हमको गणित आता है, तो हमारे बाप को नहीं जानते। तो अद्भुत मामला। मैंने कहा अच्छा बता, पहले बेटा इधर बता, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? तुम्हें लगे पागल हो गए हो क्या? ना पहले मुर्गी आएगी ना पहले अंडा आएगा, पहले आएगी बोतल, फिर आएगा पापड़, फिर उसके बाद बाकी सब चीज आएंगी। फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले वो कोरोना का काल आया, सब बड़े परेशान हुए, लोगों की जिंदगियां उथल पुथल हो गई सर। अच्छा, आप लोग भी तो कम हुई होगी, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आया। मतलब कोरोना में क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, मेरी तो शादी हो गई। सच बता रहा हूं, मास्क लगा के दुल्हन को लेके जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था विदाई करा के ले जा रहा हूं कि डिस्चार्ज करा के। अच्छा, कोरोना में लॉकडाउन लगा तो हमारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, पत्नियों को लगा कि वर्क फॉर होम है। ये जिन्होंने ताली की शुरुआत की, ये वर्क फ्रॉम होम की पीड़ित है लगता है। तो पत्नियों को लगा। अच्छा, उसके बाद भी फिर एक दिन मुझसे कहती है मेरी पत्नी बैठकर, इस कोरोना में तो मेरी हालत बिल्कुल नौकरानी जैसी हो गई है। मैंने कहा भगवती एक बात बता, घर का सारा काम मैं कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा मैं कर रहा हूँ, कपड़ा बर्तन मैं कर रहा हूँ, तू कैसे नौकरानी हो गई? बोली तो हाँ, तो नौकर की पत्नी नौकरानी तो हुई। शादीशुदा जिंदगी सर बता रहा हूं आपको कश्मीर की तरह होती है, बाहर से बहुत खूबसूरत लेकिन अंदर आतंक ही आतंक। तो सूरज भाई ने बताया, हम लोग ऑब्जर्वेशन के कवि हैं, तो शादी में एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ रात में शादियां होती हैं और सुबह के समय एक प्रक्रिया होती है विदाई की, जिसमें दुल्हन वो रोने का नाटक कर रही होती है। और अच्छा, उस प्रक्रिया पर, उस भाव पर, उस दृश्य पर एक कविता मैंने लिखी, उस आप भी देखना। और मुझे पता है
कि आप भी जीवन की उस दुर्घटना को भूले नहीं होंगे अभी तक, तो आपको भी अपनी याद आ जाए, अपनी वाली वो यादें ताजा हो जाए, तो आप भी मुझे बताना तालियों से कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। तो तब कह रहा हूं कि और आप भी जहां अच्छी लगे ताली वाले बजाइए। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, मुगले आजम बन के बैठ गए और हमको अनारकली समझ रहे हो। और ताली अगर फिर भी ना बजे तो कल्पना करें, एक हाथ पर आप अपनी तस्वीर की कल्पना करें और दूसरे हाथ पर उस व्यक्ति की तस्वीर की कल्पना करें जिसने आपकी शादी करवाई है। बात सही जगह लगी कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। आइए सर, विदाई के समय आ रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई, तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा। दुल्हन की हो रही थी विदाई, आइए सर आइए। मैं सच कह रहा हूं कि सच में अलग अलग समय दिया था। या तो ये लोग वहां बाहर खड़ कर इंतजार कर रहे थे, पहले पहला कभी शहीद हो, हम पहले ट्राई करें कि अच्छा पड़ेगा कि नहीं, फिर आएंगे। अच्छा, एक बार फिर से तालियां बजाकर जरा माहौल फिर से उसी जगह पर खड़ा करें। कुछ लोग देखो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अब क्या मतलब, हमारी दिक्कत यह है कि हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। अब कुछ लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब आप रिकॉर्डिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, आपका नुकसान होगा। लाइव सुनो। कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई, तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा, अरे राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई, तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा, राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। और जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है, जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है, अरे रोना तो अब तेरे पति को है, तू क्यों रोती है। नहीं ठीक है, मैंने तो, मेरा ध्यान नहीं था कैमरे वाले भाई साहब, फिर अभी देख रहा हूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। नारियों का सम्मान बहुत करते हैं। नहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो एक बाबा जी के पास गया, एक बाबा जी के पास गया, अच्छे वाले बाबा जी थे। अब तो ये जैसे पहले बता देना पड़ता है कैसे किस तरह के बाबा जी। अच्छे, मैंने कहा बाबा जी कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा नारियों का सम्मान किया करो, महिलाओं का सम्मान करो। मैंने कहा बाबा जी बहुत करता हूं, एक तो मेरे घर में सबसे ज्यादा तो उसका ही करना पड़ता है। तो कहा नहीं नहीं मजाक की बात नहीं बेटा, देखो नारी देवी है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है, नारी शक्ति है। मैंने कहा बाबा जी सब कुछ नारी है तो पुरुष क्या है। बोले बेटा पुरुष सहन शक्ति है। ये सारे सहनशील लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। है इस धरती पर ये भेदभाव चलता, और ये भेदभाव आप कहीं भी देख लीजिए। टीवी के इतने ऐड आते हैं, आप उसमें देखो, एक तो मुंह का ऐड आता है, आयोडेक्स का ऐड आता है, हरदम उसमें दिखाते हैं किसी महिला की कमर मोच खा गई। अच्छा हमारी क्या अंबुजा सीमेंट से बनी है? हमारी कभी दिखाए? कभी नहीं। तो ये भेदभाव हर जगह चलता है, और ये इस धरती पे नहीं, भगवान के यहाँ भी चलता है। किसी मंदिर चले जाओ आप, पूजा के जितने क्रियाकलाप होते हैं सब महिलाओं के नाम पे। पूजा अर्चना आरती आराधना वंदना श्रद्धा सब महिलाओं का नाम। पुरुषों के नाम पे क्या है जी? घंटा पीतल का। आओ बजा के जाओ। तो पर
जी रहे जैसे तैसे। अच्छा, हम पुरुष फिर भी सम्मान करते सर। हमने महिलाओं के सम्मान में 9 रात्रि दी, 9 दिन पूजा किए, 9 दिन हमने उत्सव बनाया। बदले में हमारे नाम पे क्या मिला? एक शिवरात्रि। उस दिन भी भांग और धतूर चढ़ा के चली जाती है। लेकिन ठीक है, चल रहा है, चलना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, मैं प्यार मोहब्बत का कवि हूं, प्रेम मोहब्बत की कविता नहीं। मैं देखिए कोई गंभीर बात करता नहीं, क्योंकि ना मैं गीता का जीवन मरण जानता हूं, न मानस का मैं व्याकरण जानता हूं। न गीता का जीवन मरण जानता हूं, न मानस का मैं व्याकरण जानता हूं। एक छोटा सा बस मैं कलमकार हूं, मैं बस अपना अंतःकरण जानता हूं। तो सर, अंतःकरण से कुछ मैं बातें जोड़ना चाहता हूं। मैं प्यार मोहब्बत का कवि हूं। हालांकि मैं जिस प्रदेश में रहता हूं वहां पे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। तो फिर मैं मुंबई चला आया। मैं प्यार मोहब्बत और प्यार में सर थोड़ा सा हमारा जो किस्मत रही बड़ी खराब रही है, मामला जरा गड़बड़ रहा। मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में इतने पूरे साल भर जिस लड़की के साथ पढ़ा और जिसने कभी हाथ मिला के भी टच नहीं किया, जाते जाते वो भी कह गई जहां रहना टच में रहना। अच्छा चलो, जैसे तैसे सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ वहां सबने टच बनाए रखा उससे। फिर एक दिन उसका फोन आया, उसने कहा कि अच्छा मुझे पता चला है कि कॉलेज के दिनों में तुम मुझे पसंद करते थे। मैंने कहा चलो कम से कम बात पहुंची तो उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या शादी के बाद भी तुम इतना ही प्यार करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहने लगी ठीक है, 21 मार्च को मेरी शादी है, आ जाना। तो बड़ा अद्भुत मामला रहा है हमारा, बता रहा हूं। जहां पर लोगों के प्रेम की शुरुआत होती है वहां तो मेरा खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मैं प्रेम की एक कविता के नाम पे आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन कि प्रेम की अपनी ही अलग ताकत है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मिला होगा, या जो लोग आप कभी सोचते होंगे कि जो हमारे साथ कभी पढ़ते थे या जो हमारे साथ कभी पढ़ा करती थी, अगर वो अब कहीं मिले, सालों से जिनसे संबंध टूट गया, जिनसे बात नहीं हो पाई, अब कहीं मिले तो कम से कम पूछा जाए कि वो कैसे हैं। इस कविता को देखना और वो कोई अगर चेहरा आ जाए तो आप जरा बताना। और मुझे भरोसा है कि जो हास्य पर आपने, व्यंगों पर आपने जो ठाके और जो प्यार दिया है वो आप प्यार पर भी दे देंगे, क्योंकि संतोष आनंद जी हमारे यहाँ बहुत बड़े गीतकार हैं। उन्होंने लिखा कि उन आंखों का हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। और आपको देखकर लग रहा है कि आपने उपन्यास गढ़े होंगे। तो इस कविता को देखना और कोई चित्र आ जाए आपके जहन में तो आप मुझे तालियों से बताना, क्योंकि ये तालियां हैं साहब जो हमें देंगे, बाकी आप हमें और क्या दे सकते हैं। बाकी लेन देन की बात तो हो ही चुकी है। सुनिए कि कभी कहीं नदियां तट वाले किसी गांव के मेले में तुम, कभी कहीं नदियां तट वाले किसी गांव के मेले में तुम, या फिर भीड़ भरे शहरों में, या फिर भीड़ भरे शहरों में भी हो कहीं अकेले में तुम, दिख जाओ तो मन में भरकर दिया हुआ अधिकार तुम्हारा, सोच रहा हूं तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। कभी कहीं नदियां तट वाले किसी गांव के मेले में तुम, या फिर भीड़ भरे शहरों में भी हो कहीं अकेले में तुम, दिख जाओ तो मन में भरकर दिया हुआ अधिकार तुम्हारा, सोच रहा हूं तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। और जहां कभी सजती थी घड़ियां रंग रंग की मैचिंग वाली, जहां कभी सजती थी घड़ियां रंग रंग की मैचिंग वाली, उन हाथों में अब तो चूड़ी कंगन के सेट सजते होंगे, माथे पर सिंदूर की रेखा, पैरों में पायल के संग संग, अब तो बिछुए और महावर के जोड़े भी जचते होंगे। कितना बदल गया होगा ना, कितना बदल गया होगा ना। तालियां बजाइए जरा, टाइमिंग का ध्यान करिएगा, टाइमिंग। कि जहां कभी सजती थी घड़ियां रंग रंग की मैचिंग वाली, उन हाथों में अब तो चूड़ी कंगन के सेट सजते होंगे, माथे पर सिंदूर की रेखा, पैरों में पायल के संग संग, अब तो बिछुए और महावर के जोड़े भी जचते होंगे। कितना बदल गया होगा ना, कितना बदल गया होगा ना अब सारा श्रृंगार तुम्हारा, सोच रहा हूं तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। और कहूं कि कैसा है वो, सबसे बड़ा सवाल। और कहूं कि कैसा है वो
जिसके हाथों की रेखाओं से टकराकर टूट गई हैं मेरी अनगिन अथक दुआएं। और कहूं कि कैसा है वो जिसके हाथों की रेखाओं से टकराकर टूट गई हैं मेरी अनगिन अथक दुआएं। बिना लड़े ही जीत गया जो धरती अंबर दसों दिशाएं। बांध लिया है अब जिसके संग, बांध लिया है अब जिसके संग, सात वचन का बंधन तुमने सौंप दिया जिसके हाथों में सहज भाव चंदन तन तुमने। बिन मांगे ही पाया जिसने, बिन मांगे ही पाया जिसने अमृत रूपी प्यार तुम्हारा। कैसा है उस भाग्य बली के संग वाला घर बार तुम्हारा। कहीं मिलो तो तुमसे पूछूं कैसा है संसार तुम्हारा। मैं और चार पंक्तियां में पढ़ता हूं प्रेम के नाम। जब हम आखिरी बार किसी से मिल रहे होते हैं और हमें पता है कि शायद आपके बाद कहीं मुलाकात ना हो, तो कुछ वादे बिना कहे हो जाते हैं। उस वचन के नाम चार पंक्तियां लिखना कि दूर तक फैली प्रतीक्षा उम्र भर की आस लेकर, दूर तक फैली प्रतीक्षा उम्र भर की आस लेकर, प्यास एक साधे हृदय में प्रेम का उपवास लेकर। फिर वहीं नदिया किनारे, फिर उसी पीपल के नीचे, फिर वहीं सूनी सड़क पर आंसुओं से नैन सींचे। जब कोई तुमको पुकारे तो इशारा जान लेना, मैं मिलूंगा फिर वहीं अगले जन्म पहचान लेना। ये आपकी तालियां बता रही हैं कि ये प्यार ऐसा सब्जेक्ट है सर कि हर डिपार्टमेंट में फिट हो जाता है। और ये प्यार की ताकत है कि आप लोगों ने हमें बुलाया। प्यार की अद्भुत ताकत है। हमारे बीच देवमणि पांडे जी बैठे हैं। रसखान जी ने लिखा वो प्रसंग जहां गोपियां कृष्ण भगवान को नचाती थी, तो उन्होंने लिखा कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण गोपियों के एक लालच, माखन के लालच में नाच रहे हैं। वो क्या लिखा उन्होंने कि जय शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे। जाहे अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। ताहे अहिर की छोकरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचा। ये मोहब्बत की ताकत, और ये मोहब्बत की ताकत है कि हम यहाँ बैठे हैं। तब मैं कह रहा हूं और चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि इस तरह छोड़ जाना जरूरी था क्या। इस तरह मैं हंस वगैरह की बातें और भी करता, लेकिन आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो मेरा मन हो गया कि सुनाने के लिए। बरसात का मौसम है कि इस तरह छोड़ जाना जरूरी था क्या, थामकर फिर गिराना जरूरी था क्या। इस तरह छोड़ जाना जरूरी था क्या, थामकर फिर गिराना जरूरी था क्या। बन के दुश्मन भी तो चोट दे सकते थे, प्यार का ही बहाना जरूरी था क्या। बहुत धन्यवाद। देखिए हम तो यहाँ आए हैं सुनाने के लिए। ब्राह्मण आदमियों कोई बुला लेता मैं चले आता हूँ, है ना। और वैसे भी हमारी कवियों की हालत कोरोना काल में बहुत अच्छी नहीं थी। कोरोना काल में हम कवियों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं तो डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा है, कोई दवा दे दो। सरकारी डॉक्टर थे फ्री के लिए, तो मैं चला गया वहां पे। कोई फीस उस थी नहीं, तो उन्होंने 2 गोलियां उठा के दी, बोले ये खा ठीक आराम हो जाएगा। तो मैं गया, मैं अगले दिन फिर गया डॉक्टर साहब के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ। तो बोले कह रहे यार एक काम कर, ये ले इसको खा। उन्होंने दूसरी गोली दी। अच्छा मैं फिर अगले दिन गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ। बोले यार ये तो गोली खा के हाथी का भी पेट साफ हो जाए, तू करता क्या है। मैंने बोला डॉक्टर साहब कवि हूं। बोला अबे पहले क्यों ने बताया, ले 10 रुपया पहले जा कुछ खा। हमारा क्या, हम तो जहां ऐसे बुला लिया साहब ने, इनकी मेहरबानी है ना। हम कवियों की हालत वैसे कुछ ठीक नहीं थी पिछले कई सालों, कुछ 2 सालों से यहाँ चले आए। और ब्राह्मण आदमी कोई कहीं बुलाते हैं वहीं चले जाते हैं साहब, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ तो गांव में बगल में हमारे ठाकुर रहते हैं, वो जरा सा दबंग किस्म हैं, तो वो लोग आए रात को और उन्होंने बोला कि चल चल कथा सुनानी है। मैंने कहा ठाकुर साहब इतनी रात को कथा। बोले नहीं हमारा मन है सत्यनारायण कथा सुनानी है। मैंने कहा ठीक, हमारे दादाजी कथा होता कहते थे, तो उनकी पोथी उठाए मैं चला गया। अच्छा उन्होंने छत पे रात को बुलाया, रात का आधी रात को, और मुझसे कहा कथा सुनाओ। मैं कथा सुनाना हमने शुरू किया, हवा चली 2 पन्ने उड़ गए पोथी के। तो उसके बाद मैंने कहा जजमान कथा समाप्त हुई, दक्षिणा चढ़ाइए। तो बोले पंडित जी ये कथा में तो सत्यवती और रूपमती आई नहीं। मैंने कहा ठाकुर साहब सत्यवती और रूपमती बहुत भले घर की औरतें हैं, ऐसे आधी रात को किसी के छत पे नहीं आती।
हमारा क्या, हम तो जहां आप सुनाओगे हम चले आगे सुनाने के लिए। अच्छा, एक जगह हम कवि सम्मेलन में गए तो वहां एक कवि इतनी बड़ी कविता सुनाई कि सामने मुख्य अतिथि महोदय का हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, उस कवि पर मुकदमा चला। जज ने उससे कहा, दुष्ट कवि, तेरी वजह से एक सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, बता तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा, जज साहब वही कविता एक बार आपको सुना है। तो हमारे पास वो वाली कविताएं भी हैं, आप अच्छे से सुन लो। हाँ, तो आप अच्छे सुन लो तो नहीं सुनाएंगे, नहीं तो फिर हमारा क्या है, हमको तो सुनाने के लिए आए यहाँ पे। लेकिन हंसने हंसाने का दौर अपनी जगह पर है। हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज मैथिली शरण गुप्त जी कह कर गए कि केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ एक ऐसी कविताएं, कुछ एक ऐसी बातें हम समाज को दे जाएं। ये तो मनोरंजन की बातें थी, आपसे जुड़ने का बहाना था, लेकिन ऐसी कुछ बातें हम दे जाएं कि जो समाज के लिए कुछ सार्थक हो, जिससे हम अपना धर्म पूरा कर सकें। तब मैंने सोचा कि हमारे देश में जब कोई बुरी घटना होती है, कोई इंसान कोई बुरी घटना करता है, तो उसकी तुलना लोग जानवरों से कर देते हैं। मैंने सोचा कि वो बेजुबान जानवर, अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जाए तो वो क्या उसे स्वीकार कर लेंगे, या उस तुलना को, क्या हम उनके साथ जाति नहीं कर रहे हैं? मैंने सोचा कि इंसान और जानवरों का संवाद हो तो वो कैसा होगा। उस पर एक कविता देखिए कि मैंने कहा, ए जंगल वालों, शहर में रहने आओगे क्या? जंगल में तो गंदगी बहुत है। मैंने कहा, ए जंगल वालों, शहर में रहने आओगे क्या? जंगल में तो गंदगी बहुत है। बिखरे पत्ते, सूखी डाली, बिन बिजली ये रातें काली, जो जित जाए वो उतधाए, इसको मारे उसको खाए, कैसे रह लेते हो भैया, यहाँ कोई कानून नहीं है? कैसे रह लेते हो भैया, यहाँ कोई सरकार नहीं है? आओ तुमको शहर दिखाऊं, आओ तुमको शहर दिखाऊं, ऊंची बिल्डिंग, चौड़े रास्ते, बिजली, मोटर, गाड़ी, दस्ते, सब कुछ ही कानून से चलता, सबका अपना एक नियम है, जीते हैं हम लोकतंत्र में, सुविधाएं बोलो क्या कम है? सुनकर बोले जंगल वाले, अब जरा जवाब सुनना उन बेजुबान जानवरों का, कि सुनकर बोले जंगल वाले, हंसकर जैसे वे मतवाले, जाओ भैया क्या बकते हो, अकल जरा भी क्या रखते हो? अरे अच्छा है सरकार नहीं है, वरना हम भी लड़ते रहते, जात धर्म में बढ़ते रहते। सुनकर बोले जंगल वाले, हंसकर जैसे वे मतवाले, जाओ भैया क्या बकते हो, अकल जरा भी क्या रखते हो? अरे अच्छा है सरकार नहीं है, वरना हम भी लड़ते रहते, जात धर्म में बढ़ते रहते। आए हमको शहर दिखाने, हम भी सुनते हैं अफसाने, मानवता की चीखें अक्सर शहरों से रोकर आती हैं, और शहरों की मर गई सभ्यता जंगल में ही फेंकी जाती है। मानवता की चीखें अक्सर शहरों से रोकर आती हैं, और शहरों की मर गई सभ्यता जंगल में ही फेंकी जाती है। हाँ, हम अनपढ़ जंगलवासी हैं, हम थोड़े फूहड़ वहशी। हाँ, हम अनपढ़ जंगलवासी हैं, हम थोड़े फूहड़ वहशी, मगर बताओ वहशीपन जो दिखता शहरों की सड़कों पर, कभी सुनी क्या वैसी चीखें तुमने जंगल से भी होकर? मगर बताओ वहशीपन जो दिखता शहरों की सड़कों पर, कभी सुनी क्या वैसी चीखें तुमने जंगल से भी होकर? क्या कभी सुना मासूम कोई जंगल में भी रौंदी जाती हो? क्या कभी सुना निर्भया कोई यह नोच नोच फेंकी जाती हो? क्या कभी सुना रिश्तों में जब हमने की हो कोई गद्दारी? क्या कभी सुना मतलब की खातिर प्रकृति से हमने तोड़ी यारी? हाँ, हम छीना झपटी करते, हाँ हम छीना झपटी करते, पर बस अपनी भूख बुझाने। हाँ, हम छीना झपटी करते, पर बस अपनी भूख बुझाने, मगर तुम्हारी भूख बड़ी है कितनी भैया राम ही जाने। जहां दिखी तुमको हरियाली, जहां दिखी तुमको हरियाली, तुमने ले ली धरती खाली, फिर नदियां सागर तुमने पाटे, जंगल पर्वत तुमने काटे, मगर बुझी ना प्यास तुम्हारी, अब मंगल है आज तुम्हारी। जहां दिखी तुमको हरियाली, तुमने ले ली धरती खाली, नदियां सागर तुमने पाटे, जंगल पर्वत तुमने काटे, मगर बुझी ना प्यास तुम्हारी, अब मंगल है आज तुम्हारी। हमको ना तुम शहर दिखाओ,
हमको ना तुम शहर दिखाओ जहां लगे मतलब के दांव, जीवन है व्यापार जहां पर रिश्ते हैं बेजार, जहां है कूड़ा करकट फैले, जहां है सागर तट भी मैले, जहां नदी भी पथरीली है, अरे जहां सांस भी जहरीली है। तुम्हें मुबारक शहर तुम्हारा, तुम्हें मुबारक शहर तुम्हारा, हमको तो जंगल है प्यारा। इतने में चिड़िया कुछ बोली, हमने झट से आंखें खोली, देखा तो सब अंत ध्यान था, सिरहाने बजता अलार्म था, अच्छा तो सब कुछ सपना था, सुंदर शहर वही अपना था। फिर हमने चालू कर हीटर, फिल्टर वाला पानी पीकर चेहरे पर एक मास्क लगाया, सिस्टम को थोड़ा गरियाया, निकल पड़ा फिर गाड़ी लेकर, राह में आया फिर एक जंगल, सोच रहा हूं वहीं ठहर कर, खुली हवा में सांसें लेकर, जंगल वालों से ये पूछूं, शहर में भैया दम घुटता है, जंगल में रहने आ जाऊं क्या, जंगल में रहने आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।